हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट, असम पुलिस और बाकी सभी असम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कुछ मैथ्स के सवालों को सॉल्व करेंगे। ये सवालों को अगर आप पूरी बारीकी से समझ लेंगे तो मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एग्जाम में आपका इस टाइप के सवालों में कभी कोई गलती नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। Question 1. If m is to n equal to 3 is to 2, then 4m plus 5n is to 4m minus 5n will be equal to what? तो देखिए ये जो इक्वेशन है हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या बोला गया है, m और n का जो वैल्यू है 3:2 ये हमें बोला गया है, ठीक है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें तो हम लोग जनरली क्या करेंगे कि m और n का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे सिंपली। m और m is to n जो दिया गया है, m/n जो 3/2 है हमारा, तो यहाँ पे m में 3 पुट कर देंगे और n में हम लोग 2 पुट कर देंगे। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे अगर हमारा ये पावर्स जो है, यहाँ पे m का पावर कितना है, 1 है, n का पावर है 1 और यहाँ पे भी m का पावर 1 है और n का पावर है 1। तो देखिए ये कंडीशन जब होता है तभी हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे पुट कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हमें उसको पावर्स को इक्वेट करना होगा, तो उसके लिए अलग मेथड है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे उसका जरूरत नहीं है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो m/n जो बोला गया है हमारा 3/2 है, देन 4m प्लस 5n कितना होगा। तो 4m कितना होगा आपका, 4 इंटू 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा और 5n कितना होगा अपना, 5 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका 4m, तो वही 4 इंटू 3 प्लस, सॉरी ये तो माइनस है आपका, तो ये माइनस 5 इंटू n, तो n कितना है आपका 2 है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 4 3 12 और 10, ये आ जाएगा इधर 22, ठीक है। और इसके बाद इधर कितना है 4 3 इधर है 12 माइनस 5 2 10, इधर 22 इज 2, इधर 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा इक्वेशन कितना आएगा, 11:1 का इक्वेशन आएगा, रेशियो आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 11:1 है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सभी असम गवर्नमेंट के एग्जाम्स में पाया ही जाता है, ठीक है। इसका अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, बाई चांस देखिए अगर इसका पावर डिफरेंस आ गया देन इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जिसका पावर डिफरेंट होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। Three numbers are in the ratio of 5:6:7. If the product of the numbers is 5670, then the greatest number is। तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तीन नंबर से जिनका रेशियो है 5:6:7 और उनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट होगा वो जो तीन नंबर से उनका जो प्रोडक्ट है वो है अपना 5670, देन उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखिए जब रेशियो 5:6:7 है देन ग्रेटेस्ट नंबर भी आपका 7 के साथ जो नंबर होगा वही होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 5:6:7 का यूनिट्स का कितना वैल्यू आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसमें पुट करते हैं। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6:7, तो उनका प्रोडक्ट है 5670, तो आप इसको कितना है 5:6:7 जब है तो हम लोग इसको 5 यूनिट्स पकड़ लेते हैं। ये कितना है 5 यूनिट्स है, इधर होगा ये 6 यूनिट्स और ये कितना है आपका, ये है आपका 7 यूनिट्स। तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका 5670, ठीक है। तो 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 इंटू 6 इंटू 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए ये जब यूनिट्स है तो सिंस से मल्टीप्लाई हो रहा है देन ये क्या होगा, ये हो जाएगा यूनिट क्यूब, ठीक है। 5 इंटू 6 इंटू 7 यूनिट क्यूब हो जाएगा आपका कितना 5670। तो ये कितना आएगा, 6 5 आपका 30 और 7 3 7 इंटू 3 210, तो 210 यूनिट क्यूब इक्वल टू 5670 हो रहा है आपका। तो 1 यूनिट क्यूब आपका कितना होगा 5670/210, ठीक है। तो ये 5670/210 आपका कितना निकल के आएगा 21 से, ये जब हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर 81 और इधर आपका 21, ठीक है। तो 1 यूनिट क्यूब का वैल्यू कितना है आपका निकल के आया है, आपका 1 यूनिट क्यूब का वैल्यू है 21। तो फिर 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट यानी 21 का क्यूब रूट, तो 21 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा आपका
21 का क्यूब रूट है ना 3, बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 27। तो फिर हमें क्वेश्चन में जब हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया है, देन हम लोग ये जो रेशियो है इसमें 1 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें निकालना क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर हमें ये निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे 7 है। तो 7 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये 7 है तो ये 7 यूनिट्स है, और 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है कि 3 है, तो 7 यूनिट इंटू 3 इक्वल टू 21। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 21 ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप ये जो 3 है उसको आप पुट कर लीजिए, 5 इंटू 3 कर लीजिए, आपका 15 आ गया पहला नंबर। उसके बाद जो 6 इंटू 3 कर लीजिए, 18 आ गया आपका दूसरा नंबर, और जो 7 इंटू 3 है वो आपका है 21। इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 21 है ना, तो ये 21 हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, three numbers are in the ratio 1/2 is to 2/3 is to 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is 36. Find the numbers. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका रेशियो का है। तो 3 नंबर्स जो है वो रेशियो में है कितने का, वो रेशियो में है आपका 1/2, 2/3 और 3/4 के रेशियो में 3 नंबर्स दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको ये फ्रैक्शन पे कोई भी रेशियो मिलेगा, ठीक है, अगर कोई भी रेशियो है जो आपका फ्रैक्शन वैल्यूज है, देन आपको क्या करना है, सिंपली पहले इन सभी को आपको इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेना है। तो इंटीजर वैल्यू में क्या कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है, ये तीनों का जो एलसीएम, पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 3 4, ठीक है, मैं आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ। 2 3 4 का आप एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, तो क्या होगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, लेकिन कितना होगा ये, इस क्या होगा, ये 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा इधर एलसीएम, 3 2 6 6 2 12, तो एलसीएम कितना आया अपना 12 आया। ठीक है, तो अभी जो एलसीएम है और जो सभी जो फ्रैक्शन वैल्यूज जो है इन सभी को हम एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 1/2, 12 इंटू 1/2 आपका हो गया पहला नंबर, उसके बाद 12 इंटू 2/3 आपका दूसरा नंबर, और आपका 3/4 इंटू 12 हो गया आपका तीसरा। ओके, तो ये कितना आएगा हमारा रेशियोस, हमारा रेशियोस आएगा 6:3, 4 2 8, 8:9। ठीक है, हमारा जो रेशियोस है वो अपना है 6:8:9। तो ये सभी तो यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है, 8 यूनिट्स है, 9 यूनिट्स है। तो हमें क्या बोला गया है, जो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है आपका 9 है, और जो स्मॉलेस्ट है वो 6 है। तो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो 9 यूनिट माइनस 6 यूनिट्स, 9 यूनिट्स माइनस 6 यूनिट्स कितना है आपका 36। ठीक है, तो आपका 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 36। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स, जो सभी नंबर्स है उन सभी का वैल्यूज निकालना है। तो सिंपली जो पहला जैसे क्वेश्चन में सॉल्व किया था पहले वाले को वैसे ही करेंगे। जो 1 यूनिट का जो वैल्यूज है उसको हम लोग ये रेशियो का वैल्यूज के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला नंबर आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 यूनिट दैट इज 12। दूसरा नंबर क्या होगा आपका, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 8 इंटू 12, और थर्ड नंबर हो जाएगा आपका कितना, थर्ड नंबर हो जाएगा आपका 9 इंटू 12। तो आपका 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा 6 इंटू 12 हो जाएगा आपका 76। ठीक है, सॉरी 72 होगा ना, 72 होगा, 6 इंटू 12 आपका हो जाएगा 72। और फिर 8 इंटू 12 आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रहना चाहिए, 8 इंटू 12 हो जाएगा आपका कितना 96, और 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 108। तो हमारा जो वैल्यूज है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा अपना 72, 96 और 108। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ये सब वैल्यूज है या नहीं। तो देखते हैं कि 72 तो कहीं पे नहीं है, 96 96 108। तो अच्छा, जो पहला ऑप्शन है उसमें 12 दिया गया है, तो देखिए ये शायद कुछ टाइपिंग एरर होगा। तो यहाँ पे ये आपका 7 होगा। ठीक है, ये 72 12 96 108। ठीक है, 72 96 और 108 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर आपको ऑप्शन में अगर नन ऑफ दिस दिया रहता, ये अगर नन ऑफ दिस दिया रहता तो नन ऑफ दिस में ये आपका टिक होता।
क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 12 था, लेकिन मुझे तो लग रहा है क्योंकि 96108 है और ये नॉन ऑफ दिस कोई ऑप्शन नहीं है, देन ये 7 1 नहीं, ये 7 ही होगा। ठीक है, ये हमारे टाइपिंग मिस्टेक होगा कुछ टेक्निकल टीम द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3:4. The first part is, चलिए ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं जो 94 जो नंबर है हमारा, एक नंबर दिया गया है, वो नंबर है अपना कितना 94 है। ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, इन सच वे डेट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर जो है उसका फिफ्थ पार्ट यानी कि कितना 1/5 एंड द एट्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड, और जो दूसरा नंबर है उसका एट्थ पार्ट यानी कि 1/8 ऑफ द सेकेंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो इनका जो रेशियो है वो है कितना 3:4 का ये रेशियो है। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज, तो देखिए 1/5 जो है ये इसमें क्वेश्चन में देखिए जब बोला ही गया है कि 1/5 का रेशियो कितना है 3 से। ठीक है, तो ये सिंपली ये जो नंबर है वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5 3 15 है, और दूसरा जो है वो कितना है 1/8, तो 1/8 का रेशियो का वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना है आपका 8 4 32। ठीक है, तो देखिए ये 15 और 32 है, तो ये कितना हो गया, ये 15 यूनिट्स हो गया, 15 यूनिट्स है ये, और ये कितना है दूसरा कितना है 32 यूनिट्स। तो यही दो यूनिट्स को मिला के तो हमारा जो नंबर है वो 94 आ रहा है ना। देखिए ये जो यूनिट्स है ये तो हाफ पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का इतना वैल्यू है 15 यूनिट, और दूसरा पार्ट का जो वैल्यू है वो 32 यूनिट। तो इन दोनों पार्ट्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो 94 आ जाएगा। देन सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जो 94 है अपना वो है कितना 15 + 32, 15 यूनिट + 32 यूनिट। ठीक है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देन 94 इक्वल टू कितना होगा 15 + 32 हो जाएगा कितना 47 यूनिट्स हो जाएगा। देन हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 94/47, तो ये कितना से होगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, तो हमारा जो 1 यूनिट है उसका वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, देन हमें क्वेश्चन में अभी जो बोला गया है वो हम लोग बस निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन का जो डिमांड है वो है द फर्स्ट पार्ट इज, तो हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट पार्ट कितना है अपना, जब 1 यूनिट 2 है तो फर्स्ट पार्ट है कितना 15 यूनिट, तो सिंपली फर्स्ट पार्ट इक्वल टू आपका 15 इंटू 2। ठीक है, तो आपका 30 है फर्स्ट पार्ट का वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 30 यही होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, a milkman makes 20% profit by selling milk mixed with water at ₹9 per liter. If the cost price of 1 liter pure milk is ₹10, then the ratio of milk and water in the given mixture is। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है दैट एक मिल्कमैन है जो वो 20% प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। ठीक है, वो 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है दूध बेच के, तो उसका जो सेलिंग प्राइस जो है वो जो 22% प्रॉफिट जिस पे वो कमा रहा है उसका सेलिंग प्राइस है आपका 9 रुपीज़। ठीक है, वो 9 रुपीज़ पर लीटर पे वो इसको बेच रहा है। ओके, और इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है दैट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज ₹10, तो 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क जो है 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क जो है वो बेच रहा है 10 रुपीज़ पे। ठीक है, तो 10 रुपीज़ में वो सेल कर रहा है। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द गिवन मिक्सचर इज, तो जो मिक्सचर है जिसमें वो 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो उसका रेशियो कितना है, वो जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो हमें बताना है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिमांड ये है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट है, इसमें बोला गया है 20% प्रॉफिट है यानी कितना हो जाएगा आपका, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5, तो 1/5 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो यानी कि जब 1/5 है और इसका 20% प्रॉफिट है तो आप क्या समझेंगे इसमें, इसमें सीपी जो और एसपी हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, सीपी और एसपी, तो इसका सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बिकॉज 5 हो जाएगा, आपका बेस में कितना है 5, और प्रॉफिट इसमें अर्न कर रहा है कितना 1 यूनिट्स का। देन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा, 5 + 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 6। ठीक है, हमें इतना तक क्लियर हो गया कि सीपी कितना है एसपी कितना है। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या बोला गया है, जो ये प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विद वाटर एट ₹9 पर लीटर पे वो सेल कर रहा है।
तो हमारा देखिए एसपी कितना आया 6 यूनिट्स आया, कॉस्ट प्राइस आया 5 यूनिट्स, लेकिन यहाँ पे जो एसपी जो बोला गया है वो कितना है अपना, एसपी है अपना 9 रुपीज़ पर लीटर। तो हम लोग बस इसको इक्वेट कर देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे इससे। तो 6 यूनिट्स इक्वल टू 9 लीटर्स है, 9 रुपीज़ पर लीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/6 हो जाएगा अपना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.5 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू होगा 1.5 रुपीज़। ठीक है, आपको इतना क्लियर, इतना तक आपको क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया है, 1.5। तो हम लोग बस क्या करेंगे, सीपी और एसपी का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए सीपी कितना है अपना 5 यूनिट्स है, तो 5 यूनिट्स है तो कितना होगा, 5 यूनिट्स इंटू 1.5 इक्वल टू कितना, 7.5 हो जाएगा अपना सीपी। और एसपी जो है वो तो गिवन है ही अपना 9 है, सेलिंग प्राइस 9 है। लेकिन उसके बाद देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इज ₹10, अभी हमें 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क जो है वो बोला गया कितना, 10 रुपीज़ है। जो प्योर मिल्क जो है उसका 1 लीटर का प्राइस जब है 10 रुपीज़, तो हमें जो रेशियो वो ही निकालना है ना उसका वाटर और मिल्क का। तो अगर 7.5 है देन इसमें कितना 1.5, देखिए 1.5 का यहाँ पे वाटर है, तो 7.5 रुपीज़ का वो मिल्क बेच रहा है। बट आपका जो 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क जो है वो उसका प्राइस है आपका 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ है 1 लीटर का प्राइस, और 7.5 रुपीज़ का वो मिल्क बेच रहा है। ठीक है, तो 7.5 में आपका इसका मतलब क्या होता है, 7.5 रुपीज़ में आपको कितना मिल्क मिलेगा, 7.5 रुपीज़ में आपको 750 मिल्क मिलेगा या नहीं, 750 ml मिल्क मिलेगा या नहीं। आपको ये क्लियर हुआ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। देखिए ये जो 7.5 रुपीज़ है, अगर 1 लीटर का जो मिल्क का जो प्राइस है अगर वो 10 रुपीज़ है, तो 7.5 रुपीज़ में आपको कितना मिल्क मिलेगा, 7.5 रुपीज़ में आपको ऑब्वियसली 750 मिलेगा, 750 ml मिलेगा। 1 लीटर यानी कि 1000 ml आपका मिल रहा है 10 रुपीज़ पे, तो आपका 7.5 पे कितना मिलेगा, 750 ml मिलेगा। ठीक है, ये बस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ये, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो आपका ये जब 750 ml मिल गया आपका इसमें ये 7.5 रुपीज़ पे, तो बचा कितना, 750 ml आपका मिल्क हो गया, और वाटर कितना बचा, 1000 माइनस 750 250 हो गया। कितना हुआ ये 1000 माइनस 750, तो 250 आपका वाटर आ गया, और मिल्क आ गया आपका कितना 750। तो हमें कितना क्या रेशियो बताना है, हमें जो रेशियो बताना है वो है अपना रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का हमें रेशियो बताना है। देन मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, मिल्क बाई वाटर इक्वल टू, मिल्क जब है 750, वाटर है कितना 250, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा आपका, कटेगा कितने से, 3 से कटेगा, तो 3:1 का रेशियो आएगा आपका। ठीक है, तो आंसर जो है आपका 3:1 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया देन फिर से आप इसको बैक करके रिवाइंड करके आप देख लीजिए फिर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है, ये आपका थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो आप इसको आप रिवाइंड रिवाइंड करके आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको इसी को यूज करके आपको बाकी सभी सवालों को भी करना है जिसमें ये मिक्सचर का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मंथली इनकम ऑफ अक्षय इज 60% मोर देन दैट ऑफ सैफ। तो सैफ का जो इनकम है, ठीक है, उससे अक्षय का 60% ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे हमें ये समझ आ रहा है। इफ अक्षय एंड सेव्स 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, तो देखिए अक्षय और सैफ जो है वो अपने सैलरी में से 25 और 20% वो दोनों सेव कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ देयर मंथली इनकम्स। देन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अक्षय इज व्हाट परसेंट। तो जो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अक्षय है, जो अक्षय ने एक मंथ पे जितना खर्च किया है वो कितना परसेंट है आपका सैफ के जो ईयरली एक्सपेंडिचर है, अगर सैफ का जो पूरा साल का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम लोग इसको पहले शुरू से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको मैं फिर से एक बार इसको समझा दूंगा अच्छे से। आपको अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ देन आप फिर से इसको एक बार रीडिंग मारिए, इसको पॉज करके आप रीडिंग मारिए, आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है आपका इनकम का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये तो बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए इनकम जो होगा आपका सेविंग्स होगा, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, ये है ये फॉर्मूला, या फिर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बोल दो।
जो इनकम होगा, अगर आपका कुछ इनकम है तभी उसमें से कुछ आप सेव करोगे एंड कुछ आप खर्च करोगे ना, तो यही है कॉन्सेप्ट इस इनकम का। तो अगर आपका इनकम नहीं होगा देन इसमें सेव भी नहीं कर पाओगे, एक्सपेंड भी नहीं कर पाओगे। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपका इनकम का ही होगा। तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर को अगर आप ऐड करोगे देन इसको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, हमारा टोटल जो है सैलरी या फिर टोटल अर्निंग या फिर इनकम, यही बोलेंगे हम। तो ये हो गया इस ये जो बेसिक्स का एक फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि इसमें देखिए सेविंग्स और एक्सपेंडिचर और इनकम तीनों चीज़ें रिलेटेड है, ओके। तो इसको यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, मंथली इनकम ऑफ अक्षय इज 60% मोर देन दैट ऑफ सैफ। तो 60% का पहले जो फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज वैल्यू इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये कितना हो जाएगा अपना 60 में, इसको तो याद रहना चाहिए बट फिर भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। का ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये अपना आ जाएगा 3/5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, तो मंथली इनकम ऑफ अक्षय है वो 60% मोर देन दैट ऑफ सैफ है। तो सैफ का 60%, जो अक्षय का जो है वो 60% ज़्यादा है, देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स जो हो जाएगा ये आपका सैफ का हो जाएगा। और इसके साथ जो 60% ज़्यादा है ना, तो ये 5+3 होगा। तो 5+3 जो होगा 8 हो जाएगा, वो हो जाएगा अक्षय का मंथली सैलरी, और ये हो गया सैफ का मंथली सैलरी, ठीक है। इनका सैलरी का जो रेशियो है वो आया है अपना कितना, 8:5 का रेशियो है, ओके। तो मैं इधर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, इनकम को आई से लिख देता हूँ, सेविंग्स एस प्लस एक्सपेंडिचर ई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कितना अक्षय, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सैफ, ठीक है। तो देखिए इन अक्षय का कितना है, अक्षय का देखिए, अक्षय का इसमें बोला गया है दैट इनकम जो है वो 8 यूनिट्स है, और जो सैफ का इनकम है वो कितना है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अक्षय एंड सैफ सेव 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली इनकम्स। तो देखिए इसमें बोला है दैट जो अक्षय ने 25% सेव किया अपना मंथली इनकम में से, तो मंथली इनकम उसका अगर 8 है देन उसका सेविंग्स कितना हुआ। तो सेविंग्स को हम क्या करेंगे, 25% है यानी 25/100 इंटू 8 कर देंगे। तो 25/100 इंटू 8 करेंगे यानी क्या, ये आपका 25/4, ये आपका 4/2, ठीक है। तो ये कितना आया, सेविंग्स निकल के आया इसका सैफ अक्षय का 2। उसके बाद क्या बोला गया है, तो अभी देखिए जो सैफ का जो सेविंग्स है वो कितना है, 20% है, 20% ऑफ द मंथली इनकम। तो 20% यानी कि कितना, 20% यानी कि 1/5। और उसका मंथली इनकम कितना है, मंथली इनकम है उसका 5। तो उसका जो सेविंग्स हुआ वो कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। तो यहाँ पे सेविंग्स कितना हुआ, 1 आ गया, ठीक है। तो सिंपली इसको हमने बस ये पहले वाले जैसा किया हमने वैसे वैसे ही पुट करके हमने 1 वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो अभी देखिए जब उसका सेविंग्स है 2, अक्षय का सेविंग्स है 2, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। तो जब इसका सेविंग्स 2 है और इनकम 8 है देन 8 - 2 होगा इसका एक्सपेंडिचर, तो कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद अगर सैफ का जो इनकम है अगर 5 एंड उसका सेविंग्स है 1 यूनिट, तो उसका खर्च कितना हो रहा है 5 - 1, तो उसका कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट्स हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी हमें बोलना है दैट जो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अक्षय है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ईयरली एक्सपेंडिचर ऑफ सैफ। तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अक्षय, तो मंथली एक्सपेंडिचर, उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 6 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है। तो 6 यूनिट्स है उसका मंथली एक्सपेंडिचर, और उसका हमें अक्षय के साथ सैफ के साथ कंपेयर करना है। तो व्हाट परसेंट ऑफ ईयरली एक्सपेंडिचर ऑफ सैफ, तो सैफ का जो है ईयरली एक्सपेंडिचर हमें निकालना है। तो ये जो 4 है इंटू हम लोग 12 कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ईयरली एक्सपेंडिचर बोला गया है देन ये जब 1 मंथ का है देन ईयरली कितना होगा इंटू 12 करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 48, ईयरली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 48 यूनिट्स। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। देन हम लोग सिंपली इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 12.5%, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिख रहा है ना ऐसा, 6/48 आप कट करोगे उसके बाद इंटू जब डिवाइड बाई 100 करोगे इस वैल्यू को, तो आपका कितना आएगा, वो आपका निकल के आएगा वो 12.5%, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, ये ऑप्शन नंबर ए 12.5% हो जाएगा, ठीक है। Piyush invested some money in a scheme which offers simple interest of 7% per annum for first 3 years.
10% per annum for next 4 years and 12% per annum for the period beyond 7 years. If the amount received by him at the end of 5-15 years is rupees 77,100, then find what sum of money was invested by him. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड ये है कि उसने इनिशियली कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। जो प्रिंसिपल था उसका इनिशियली वो कितना था। तो क्वेश्चन का डिमांड जब ये है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, पीयूष ने कितना इन्वेस्ट किया। पीयूष ने इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट इन ए स्कीम व्हिच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। तो 7% पर एनम है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। तो ये कितना है इसका 3 ईयर्स के लिए। तो ये हो गया आपका 21% 3 ईयर्स के लिए। उसने जब 7% पे उसने पुट इन्वेस्ट किया है, देन उसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 21% बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, जो 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। 10% नेक्स्ट 4 ईयर्स है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10% इंटू 4 40%। तो 4 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है उसका 40%। एंड 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स। तो 7 साल के बाद उसने 12% पर एनम पे दिया है, ठीक है। 12% पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर्स। बियॉन्ड 7 ईयर्स तो यानी कितना होगा, इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। तो जब टोटल ईयर्स 15 है और 7 ईयर्स के बाद उसने 12% करके दिया है, देन कितना होगा ये 15 माइनस 7 हो जाएगा। 15 माइनस 7 इक्वल टू 8। तो 12% इंटू 8 जो होगा इसका ये इंटरेस्ट होगा आपका 7 ईयर्स के बाद। तो पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स जो है उसका इंटरेस्ट निकल के आएगा ये 12% इंटू 8, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है आपका 12% इंटू 8, 12 इंटू 8 इसका हो जाएगा 96। तो ये 96% है आपका 7 साल के बाद का इंटरेस्ट। 7 साल से लेके 15 साल तक जो इंटरेस्ट है वो इसका है कितना 96%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है देखिए, जो 15 ईयर्स में जो उसने जो टोटल इंटरेस्ट कमाया होगा वो कितना होगा, ये इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 6 + 1 इधर 7, इधर 9 + 4 + 2 ये कितना हो जाएगा इसका 157, ठीक है। तो 157% जो है ये टोटल इंटरेस्ट है का 15 सालों में जो टोटल इंटरेस्ट है वो है कितना 157%। तो अभी हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग देखिए 157% जब इंटरेस्ट है और हमारा जो अमाउंट है वो कितना बोला गया, जो उसने अमाउंट रिसीव किया एट द एंड ऑफ रुपीज एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स इज रुपीज 77,100। तो देखिए जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट जो है वो आपका है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है उसी को मिला के ना अमाउंट होगा। तो अमाउंट इसमें बोला गया है दैट 77,100 रुपीज मिला है, ठीक है। 77,100 रुपीज अमाउंट मिला है और जो प्रिंसिपल है वो कितना है, तो प्रिंसिपल ऑब्वियसली 100% होगा। प्रिंसिपल 100% होगा और इंटरेस्ट जो है उसका कितना है 157% इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो ये कितना है 257%। तो 257% इक्वल टू 77,100 रुपीज। तो ये 257% मतलब 1% कितना हो जाएगा, ये 1% कितना होगा आपका 77,100 बाई 257, ठीक है। 257 बाई 77,100। तो देखिए ये तो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आप इसको डिवाइड करने जाओगे, देखिए ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो आपको थोड़ा बस इसमें थोड़ा अपना माइंड थोड़ा ट्रिकी वे में यूज़ करना है, ठीक है। देखिए ये 257 है और इधर ये 771 है। आप ये दोनों जीरो को भूल जाओ, आप ये दोनों जीरो को भूल जाओ, ठीक है। 771 है इधर और ये 257 है। तो ये 200 और इधर आप 700 पकड़ लो। तो 200 आपको 3 टाइम्स करोगे, 3 टाइम्स करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अराउंड इंटू 3 कुछ होगा आपका 3 से। तो आप सिंपली एक बार 257 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 257 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका 7 3 इधर 21, इधर 2 5 3 इधर 15 16 17 7, इधर 3 2 6 और ये कितना 7 771 आ गया। देखिए 257 इंटू ये 3 टाइम्स कट रहा है 771। तो कितना होगा 257 इंटू इधर 3 और 2 0 300 हो गया। तो आपको 1% का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया है, वो निकल के आया आपका 300 रुपीज़। तो हमारा 100% कितना होगा 100% होगा बस 300 इंटू 100 इक्वल टू 300,000, ठीक है 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ जो है वो था इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है हमने। अगर आपको समझ नहीं आया हो देन इसको आप फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिए और रिवाइंड करके आप फिर से एक बार इसको देख लीजिए, आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया गया था, ये अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अगर आप अगले कुछ सवालों को प्रैक्टिस करोगे देन आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल आपसे ये ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में ये गलत हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। Varun bought 200 LED bulbs for a total of rupees 30,000. He marked up each bulb at rupees 50 above its cost price. If 20 bulbs were defective, no sold, then what is the actual percentage of profit made if he sold rest of the bulbs? तो उसने कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसने कमाया है वो हमें बोलना है। उसने बाकी सारा जो 20 बल्ब्स डिफ्यूज हो गया, तो 180 बल्ब्स को जब उसने सेल करके जितना प्रॉफिट कमाया है वो हमें बोलना है। ठीक है, उसका परसेंटेज हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है दैट वरुण बॉट 200 एलईडी बल्ब्स फॉर टोटल रुपीज 30,000। तो 200 फॉर 30,000। ठीक है, तो आपका वन बल्ब का कितना हुआ? आपका वन बल्ब का प्राइस हुआ कितना? 30,000 बाई 200। तो वन बल्ब का प्राइस कितना होगा आपका? 150 रुपीज़। ठीक है, आपका वन बल्ब का जो प्राइस है वो कितना निकल के आएगा? 150 रुपीज़ निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी हमें पता करना है दैट उसने अगले प्रोसेस में उसने कितना क्या किया है अपने बल्ब्स के साथ। तो इच बल्ब एट रुपीज 50 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो उसने जो इसका जो मार्क प्राइस लगाया है वो उसने लगाया है कितना? 50 रुपीज अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? आपका कॉस्ट प्राइस है आपका 150 रुपीज। हमने पता कर लिया वन बल्ब का कॉस्ट प्राइस है 150। और क्या बोला गया? ही मार्क्ड अप ईच बल्ब यानी हर एक बल्ब। तो हर एक बल्ब का जो मार्क प्राइस उसने लगाया, देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस बोला गया है बट हम लोग इस पे लिखेंगे बिकॉज मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है उसने। तो डिस्काउंट जब कुछ ना हो, कुछ डिस्काउंट जब ना हो देन वो जो मार्क प्राइस है वो इक्वल टू एसपी होता है। ठीक है, अगर मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिले देन उसका जो मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस भी होता है। ठीक है, तो उसमें बोला गया है दैट ही मार्क्ड अप ईच बल्ब एट रुपीज 50 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो ईच बल्ब का जब कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज है देन उसका मार्क प्राइस कितना होगा? 150 प्लस 50 200 हो जाएगा उसका ईच बल्ब का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सॉरी। तो उसके बाद उसने क्या किया? 20 बल्ब से डिफेक्टिव। तो 20 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव निकल गया, यानी कितना बचा? 180 बल्ब्स बचा। 180 बल्ब्स उसने सेल किया है। ठीक है, देन व्हाट इज द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड? तो उसका 180 बल्ब्स का उसका जो प्रॉफिट उसने कमाया वो कितना होगा? 180 रुपीज 180 बल्ब्स इंटू आपका पर बल्ब का प्राइस कितना है? 200। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 200 रुपीज है। तो 180 इंटू 200 कितना होगा? 18 टू 36 और जीरो और ये जीरो। तो 36,000 रुपीज वो अर्न कर रहा है 180 बल्ब्स को सेल करके। 180 बल्ब्स को उसने जब बेचा है देन उसका इनकम कितना हुआ है? 36,000 रुपीज उसका इनकम हुआ है। ठीक है, और उसने 200 बल्ब्स कितना पे खरीदा था? उसने 200 बल्ब्स खरीदा था 30,000 रुपीज में। देखिए 30,000 रुपीज पे उसने खरीदा था 2,000 बल्ब्स, 200 एलईडी बल्ब्स। जब 30,000 पे उसने खरीदा और उसने सेल किया 36,000 पे, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ? वो प्रॉफिट कितना निकल के आया? प्रॉफिट जो है वो निकल के आया आपका 6,000, बिकॉज 36,000 माइनस 30,000 करोगे तो आप कितना आएगा? 6,000 आएगा। ठीक है, उसका प्रॉफिट निकला 6,000। देन व्हाट इज द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज ही बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा आपका? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बाय टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 30,000। 30,000 इंटू 100। तो ये कितना होगा? इधर जीरो जीरो इधर कटेगा, ये जीरो जीरो इधर कटेगा, तो ये हो गया कितना? 20। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका? प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 20%। ठीक है, तो ये 20% कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पे है 20%। तो देखिए ये वाला है इसका सही आंसर। ठीक है, उसने 20% का प्रॉफिट कमाया इन सभी 180 बल्ब्स को बेच के। तो ये क्या उसने इस बिजनेस, तो ये क्या है? दिस इज बिजनेस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। Parul and Charu alone can do a job in 72 days and 144 days respectively. They start working together and after 18 days, Shreya joins them. If the job got completed in 33 days, then in how many days Shreya alone can do twice of the same job? तो देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड वर्क से है। तो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरा क्लियर रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया।
लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लो एंड इसका जो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लो, देन एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज टाइम एंड वर्क जो है ये टोटली इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। तो इस एग्ज़ाम का जो असम गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम्स है, जो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम्स नहीं है, जो 12th लेवल 10th लेवल जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखिए आएगा, लेकिन जो इस लेवल का जो ये क्वेश्चन का जो ये लेवल है, इस लेवल का क्वेश्चन आने का चांस उतना नहीं होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सो दैट आपका जो बाकी क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या किया जाए। तो पारुल एंड चारू जो है अलोन कैन डू ए जॉब इन 72 डेज। तो उन दोनों ये जो इंडिविजुअली ये लोग 72 डेज पे एक काम को कर लेते हैं। ठीक है, और 144 डेज रिस्पेक्टिवली। तो पारुल का जो लगता है वो 72 डेज लगता है, और चारू का जो लगता है वो 144 डेज लगता है। ठीक है, इंडिविजुअल ये 72 डेज पे एक काम को कर लेती है, और चारू जो है 144 डेज पे एक काम को कर लेती है। ठीक है, तो देखिए ये जो टाइम एंड वर्क का है वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका एक टेबल बना के रहता है। ठीक है, आपका एक डेज रहता है, आपका वर्क रहता है, और एफिशिएंसी रहता है। देखिए अगर आप इस टेबुलर फॉर्म में इस क्वेश्चन को पुट कर दोगे देन आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पारुल का कितना डेज लग रहा है। यहाँ पे हम लोग पारुल लिख देते हैं, पारुल लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग चारू लिख देते हैं। ठीक है, तो पारुल का जो डेज लग रहा है वो है इसका कितना 72 डेज, 72 डेज, और चारू का लग रहा है इसका 144 डेज। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 18 डेज श्रेया जॉइंस देम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देख श्रेया भी है जो 18 डेज के बाद इन दोनों का साथ देने के लिए वो ज्वाइन करती है। उसके बाद जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 33 डेज। तो जो 33 डेज जो है ये टोटल डेज लगा है इस जॉब को खत्म करने में। देन हाउ मेनी डेज श्रेया अलोन कैन डू ट्वाइस ऑफ द जॉब। तो पहले हमें श्रेया का इंडिविजुअल जो उसका कितना डेज लगेगा इस काम को करने के लिए वो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 72 और 144 जो है वर्क, जो वर्क होता है वो हमेशा देखिए जो डेज होता है उसका एफिशिएंट उसका एलसीएम होता है। ठीक है, 72 और 144 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 144 हो जाएगा एलसीएम। और जो वर्क बाई डेज, जब हम लोग वर्क को बाई डेज के साथ डिवाइड करेंगे, वर्क बाई डेज हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यानी पर डे वो कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्क अगर 144 है और 72 डेज उसको लग रहा है वो करने में, देन पर डे उसको कितना लग रहा है, तो 144 बाई 72 वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी यानी पर डे वो कितना काम कर रहा है, तो पर डे कितना निकल के आया 2। तो पर डे वो दो इस वर्क का जो 2 यूनिट्स है वो खत्म कर दिए। ठीक है, उसके बाद है चारू, तो चारू का कितना 144 डेज लगा है और वर्क कितना 144, तो उसका एफिशिएंसी कितना हुआ, एक दिन में 1 यूनिट, उसका एफिशिएंसी आया एक दिन का 1 यूनिट। ठीक है, तो अभी हमें जो श्रेया है उसका कुछ हमें पता नहीं है, बस हमें क्या बोला गया है दैट दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 18 डेज। तो आफ्टर 18 डेज श्रेया ने ज्वाइन किया, तो 18 डेज, तो 18 डेज में इन लोगों ने कितना काम किया, देखिए इन लोगों का टोटल काम कितना हो गया, 2 यूनिट्स और 1 यूनिट, 3 यूनिट हो गया, और 18 डेज काम किया है। तो एफिशिएंसी इन 2 डेज हम लोग करेंगे तो वर्क मिल जाएगा। तो 2 + 1 3, और 3 इंटू 18 करेंगे तो हमें कितना निकला 54। इन लोगों ने 54 वर्क कंप्लीट किया 18 डेज तक। ठीक है, तो इन लोगों ने जब 54 वर्क कंप्लीट कर लिया है 18 डेज तक, देन हमारा वर्क जो है वो कितना बचा, तो वन वर्क कितना है अपना 144 है, 144 है वर्क। ठीक है, और इन लोगों ने खत्म कर लिया ऑलरेडी कितना, 18 दिन में इन लोगों ने खत्म कर लिया 54। तो हमारा वर्क कितना बचा 4 - 4 और 14 - 5 9, तो हमारा 90 यूनिट्स ऑफ वर्क हमारा बच गया है। ठीक है, 90 यूनिट्स ऑफ वर्क हमारा बचा है, और हमारा डेज कितना बचा, देखिए 18 डेज उन लोगों ने काम कर लिया। क्वेश्चन में बोला है दैट आफ्टर 18 डेज, 18 डेज तक उन लोगों ने काम कर लिया, और उन लोगों ने कंप्लीट किया 33 डेज पे। तो हमारा वर्क कितना बचा, सॉरी डेज कितना बचा 33 - 18, तो 33 - 18 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो देखिए 90 इसका वर्क बचा है और 15 इसका डेज बचा है। ठीक है, 15 डेज बचा है, देन एफिशिएंसी कितना होगा, तो 90/15, 90/15 हो जाएगा एफिशिएंसी, तो ये कितना होगा 6। तो
जो टोटल एफिशिएंसी होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जब 6 हो गया टोटल एफिशिएंसी, तो पारुल और चारू का मिला के कितना है, 3 है। तो श्रेया का कितना होगा, 6 - 3, 6 - 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया आपका, 6 - 3 आ गया आपका 3। तो एफिशिएंसी कितना हुआ, 3। और वर्क जो है वो कितना है आपका, 90 बचा है। ठीक है, 90 बचा है ना। तो सिंपली अभी हम लोग को श्रेया का जो डेज है वो निकालना है। देन वो कितना करेंगे हम, 144/3। 144/3 हम लोग करेंगे, देन कितना हो जाएगा ये, देखिए इसको भी हम मैं डिवाइड करके अब दिखा देता हूँ आपको। आपका ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ठीक है, ये सिंपल डिवीजन आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 8। ये हो जाएगा 24। ठीक है, आपका ये 0। ठीक है, तो उसका कितना डेज आया, 48। तो वो 48 डेज पे ये 140 ये जो है वो कंप्लीट करेगी, ये टास्क, ये वर्क को ये 48 डेज पे वो अकेले कंप्लीट कर सकती है। ये निकल के आ गया हमारा श्रेया का इंडिविजुअल। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा ना। देखिए, क्वेश्चन का आंसर है कितना, 48 है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, देन इन हाउ मेनी डेज श्रेया अलोन कैन डू ट्वाइस ऑफ द सेम जॉब। तो ट्वाइस ऑफ द सेम जॉब, तो ये उसका जॉब है जो उसने 48 डेज पे किया है, और उसने ट्वाइस ट्वाइस उसका जो जॉब है उसका ट्वाइस करना है, 2 बार करना है। तो उसके लिए कितना दिन रहेगा, जब वो 48 डेज पे वो कर रहा है, देन उसका ट्वाइस वो कितना में कर पाएगी, 48 × 2 में कर पाएगी। 48 × 2 में कर पाएगी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6, 4 × 2 = 8 और 9, तो ये हो जाएगा आपका 96। तो 96 है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, 96 है इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला या इस सिस्टम के मदद से आप जाओ, सिस्टम में जैसे किया मैंने, अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करो, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना कोई बड़ा बात नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम ये देख के थोड़ा सा मतलब ये कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप इसको 3-4 बार देखिए, डिवाइड करके भी देखिए, लेकिन तब जाके ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, देन आप कमेंट सेक्शन पे आप वो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको समझा देंगे। और या फिर अगर नेक्स्ट वीडियो जो होगा, अगर इसमें ज़्यादा डाउट रहा देन नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से और एक बार सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Area of a rectangular park is 20% more than the area of square yard of perimeter 60 meter. Smaller side of rectangle is 17 meter less than its longer side. What is the length of the wire required to fence the rectangular park? तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें कितना लेंथ ऑफ वायर चाहिए होगा उसको फेंस करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड ये है, ये पता लगा कि हमें बताना है उनको दैट उस रेक्टेंगुलर पार्क का जो वायर होगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 20% मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो चलिए, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर और एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल देखिए 20% मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, यार्ड ऑफ पेरीमीटर 60 मीटर है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इक्वल टू 60 मीटर। तो लेंथ लेंथ कितना होगा पर साइड, कितना होगा, लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 60/4। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ईच साइड हो जाएगा कितना, 15। आपका 15 मीटर हो जाएगा, और लेंथ ऑफ ईच साइड कितना हो जाएगा, 15 15 15, और ये भी हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 15 मीटर हो गया लेंथ ऑफ ईच साइड। तो अभी क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 20% मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, पर साइड हमने निकाल लिया 60 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका, ये साइड इंटू साइड, तो 15 × 15 कितना हो जाएगा आपका 225। ठीक है, 15 × 15 = 225 आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर का एरिया। और बोला गया है दैट जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 20% ज़्यादा है स्क्वायर के एरिया से। तो रेक्टेंगल का एरिया जो है 20% ज़्यादा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20% मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका, 20/100 इंटू 225, ये कितना हो जाएगा आपका 2/5, और इधर 5, 4 × 20, 5 × 5 = 25। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपका 45 यूनिट्स ज़्यादा है स्क्वायर से। तो स्क्वायर का एरिया जो है वो 225 है जब,
तो स्क्वायर का एरिया, अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है कितना, स्क्वायर से एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 225 प्लस 45 यूनिट्स ज़्यादा है, 20% ज़्यादा था, तो 20% कितना आया, 20% का वैल्यू आया 45। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 225 है और उसके साथ 20 यूनिट्स मतलब 20%, तो कितना हुआ 45, तो 225 प्लस 245 क्या हो जाएगा आपका, 225 प्लस 225 प्लस 45 हो जाएगा आपका 270। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हुआ। तो अभी हमें बोलना है कि इसका जो लेंथ और ब्रेथ हमें अगर हम लोग निकाल लेंगे देन वो जो उसका जो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड है वो हम इसमें से बता पाएंगे। तो क्वेश्चन में देखिए बोला गया है दैट स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 17 मीटर छोटा है आपका लॉन्गर साइड से। ठीक है, इसका जो लॉन्गर साइड है उससे वो 17 मीटर छोटा है। देन देखिए इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ इंटू ब्रेथ वो है इसका कितना 270 मीटर, और जो लेंथ इंटू जो स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल है जो जब 17 मीटर लेस है, तो यानी कि ये इक्वल है इसका b माइनस 17 हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी ये b प्लस 17 हो जाएगा क्योंकि स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल जो है 17 मीटर लेस देन इट्स लॉन्गर साइड है। वो जो लॉन्गर साइड है ना, देखिए लॉन्गर साइड तो l हो गया, ये वाला इसका l हो गया, ये जो लॉन्गर साइड है ये लॉन्गर साइड है और ये इसका b हो गया। ठीक है, तो ये जो l ये जो ब्रेथ है ये 17 मीटर छोटा है इससे लेंथ से, तो ये कितना हो जाएगा b प्लस 17 अगर हम लोग करेंगे, b प्लस 17 अगर हम लोग करेंगे देन ये पूरा इक्वल हो जाएगा, ऐसा स्क्वायर जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ऐसे l माइनस बी इक्वल टू 17। देखिए l इक्वल टू बी प्लस 17 है तो l माइनस बी इक्वल टू 17 होगा। ठीक है, समझ गए आप। तो l इंटू बी 270 और l माइनस बी इक्वल टू 17 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे l इंटू बी जो है 270 है और l माइनस बी जब है 17, तो ऐसा कौन सा दो नंबर्स है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा और जिसको हम लोग माइनस करेंगे तो 17 आएगा। देखिए यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ये चीज़ अगर ये ट्रिक हम लोग नहीं लगाएंगे देन हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। l इंटू बी है, l माइनस बी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पुट करके हम लोग इसका l और b का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन सिंपली देखिए l इंटू बी है 270, तो ऐसा कौन सा दो नंबर है, l इंटू बी मतलब दो नंबर ही है ना, तो दो नंबर से जिसका प्रोडक्ट है कितना 270, और उन दोनों नंबर्स को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, देखिए 270 है तो 27 इंटू हम लोग अगर 10 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 और 10 को अगर हम लोग माइनस भी करें तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 27 माइनस 10 आ जाएगा 17 एंड 27 इंटू 10 आ गया हमारा 270। तो हमारा लेंथ और ब्रेथ क्या आया, लेंथ आ गया हमारा 27 और ब्रेथ आ गया हमारा 17। ठीक है, जो दो नंबर से वो आ गया टू, ये 27 और 10, सॉरी ये जो दो नंबर से हमारा है ये 27 और 10, 27 और 10 है हमारा वो दो नंबर्स। तो अब इसमें हम लोग क्या करें, देखिए जब हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ मिल गया है 27 और 10, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ l इक्वल टू 27 और b इक्वल टू 10। ठीक है, तो अभी हमें क्या बताना है, जो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस द रेक्टेंगुलर पार्ट, तो उसका हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ वायर बताना है रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए। ठीक है, तो वो क्या है, वो सिंपली हमारा जो है वो पेरीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ द पार्क जो है उसका वायर निकालने के लिए जो उसका जो लेंथ ऑफ वायर जो है वो अगर वो हमें बताना है देन उसका मतलब क्या है, वो उसका सिंपली उसका पेरीमीटर है। अगर सपोज इसको इस रेक्टेंगल को हमें इसका पूरा बाउंड्री इसको वायर से लगाना है, ठीक है, वायर से हमें अगर लगाना है देन हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर को अगर निकाल लेंगे देन इसका लेंथ हमें पता चल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी क्या है अपना 27 प्लस 10, 27 प्लस 10 हो गया अपना 37, 37 इंटू टू, 37 इंटू टू कितना हुआ 7 टू द 14, इधर 4 इधर 1, 3 टू द 6 और 1 74, तो ये निकल के आ गया अपना 74। तो यही है अपना क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ये देखिए एक मेंसुरेशन का टॉपिक का एक बहुत ही बढ़िया एक सवाल था ये। इस क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में ज़रूर देखने को आपको मिलेगा।
ये क्वेश्चन अगर आपको कुछ डाउट है इसमें देन आप फिर से इसको डिवाइड करके देखिए या फिर हमें कमेंट सेक्शन पे इसको पूछिए, हम लोग इसको फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सभी कोविड प्रोटोकॉल से इस सबका पालन कीजिए और मास्क जरूर लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन पे। गुड बाय।